नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार के नीतीश कुमार सोमवार को कोलकाता पहुंचे। दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोगों का मिशन क्लियर है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि देश में विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी ने से बातचीत के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा है कि बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। आज तो बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे पीएम नहीं बनना है। हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे तब ये तय होगा कि हमारा नेता कौन होगा। हम इस रेस में नहीं हैं। उससे पहले दोपहर में नीतीश कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मुलाकात की। लखनऊ में और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्चि में पहले पैदल रोड शो किया और बाद में गाड़ी में बैठ करके लोगों के बीच गए। इस दौरान वे केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम यूथ इवेंट युवाम 2023 में पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। मोदी ने कोच्चि में किया पैदल मार्च।
तो पीएम मोदी ने सोमवार को रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी। भाजपा ने गांव के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त किया। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे मैंने कितना बताया? पहले कितना था, अब कितना हुआ? चला जाए साहब। अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं। मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं उन 10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे पूरे देश में। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हैं। सूबे के मुखिया योगी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी को वोट करने की बात कही है। योगी का पूरा मंत्रिमंडल चुनावी रण में उतर चुका है। अपने प्रत्याशियों के साथ जाकर घर घर वोट मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगाया दम। सीएम के नेतृत्व में मैदान में पूरा मंत्रिमंडल। सूबे के मुखिया ने सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने मैदान में टीम योगी। हर जिले में अलग अलग मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी। बीजेपी की तैयारियों के आगे बौना साबित हो रहा है विपक्ष। केवल बीजेपी पर आरोप लगाने में जुटा है विपक्ष। क्या बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों का पड़ेगा कोई असर? क्या बीजेपी पर विपक्ष के आरोप रहेंगे बेअसर? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पूरे शबाब पर है। बीजेपी का प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भी अब चुनावी रण में कूद पड़ा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर निकाय चुनाव का शंखनाद किया है। रैली में उमड़े जनसैलाब से बीजेपी नेता गदगद हैं। बीजेपी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर पैतरा आजमा रही है। हर गली मोहल्ले, गांव, कस्बों और शहरों में वोट मांग रही है। देश के सबसे बड़े सूबे का ये चुनावी महाभारत बेहद खास है, क्योंकि पार्टियों के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, कर्फ्यू नहीं लगता है, माफिया और गुंडों का प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था,
कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। वहीं बीजेपी के चुनाव में इतनी तत्परता के बाद भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय विपक्ष को भी एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए, वो सिर्फ आरोपों से ही बीजेपी को गिराना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को विपक्ष के आरोपों से आने वाले चुनावों में और मजबूती मिलेगी, या फिर विपक्ष के एक एक आरोप बीजेपी के लिए गले की फांस बनेंगे। वैसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस समय में विपक्ष को एक साथ मिलकर चुनावी महासंग्राम में दमखम से उतरकर विरोधियों को टक्कर देनी चाहिए। धीरे धीरे चुनाव की तारीख सिर पर आ रही है। बीजेपी भी अपने विरोधियों को फंसाने के लिए समय समय पर तर्कश से तीर निकाल रही है, लेकिन चुनावी महाभारत में शकुनी का किरदार कोई भी निभाए, चाले कोई भी चले, लेकिन जनता के मंसूबों से बचना उन सब के लिए भारी पड़ेगा। क्या इस तरह के विपक्षों के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक बढ़ेंगे या सेंध लगेगी, ये तो निर्णय आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पुनः लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब रंगदारी फिरौती के मामले नहीं होते हैं, माफिया अपराधी बीते जमाने की बात हो गई है। यूपी अब सुरक्षा, समृद्धि और रोजगार का प्रतीक बन गया है। युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं है, टैबलेट और स्मार्टफोन होने चाहिए। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। हम सबको तय करना है, तय ये करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है
कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन यात्रा की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में श्रद्धालु सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 22 अप्रैल को खुल चुके हैं और मंगलवार को 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड का सबसे ज्यादा राजस्व चारधाम यात्रा से ही आता है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से इस बार पुख्ता तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि तैयारियां पुख्ता की गई हैं, लेकिन भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करना सरकार की चुनौती बन रही है। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग, मुख्य धाम केदारनाथ धाम में इंडिया वाइज की टीम पहुंच चुकी है। मैं अपने साथी हर्ष उनियाल के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:10 पे यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। अगले 6 महीने श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन यहीं पर कर पाएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे साथी हर्ष उनियाल दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ धाम का वो प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है जो मान्यता के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से स्थापित कराया गया था। सीएम के निर्देश के बाद भी लगता है कि अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेंगी। तभी चारधाम यात्रा को लेकर कई बैठक की गई, लेकिन धरातल पर तैयारियों के नाम पर कुछ है ही नहीं। ना तो मेडिकल की कोई सुविधा, ना यात्रियों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से की गई है। पूरी तो नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि गौरीकुंड में रूम नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी लोग ऑन रोड रात भर इंतज़ार किए हैं बैठ के। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि कम से कम सोने का इंतजाम करें, क्योंकि इतनी सर्दी में रात में आदमी नहीं रुक सकता है बाहर। क्या और व्यवस्थाएं भी आपको रास्ते में जब आते हुए देखे? क्या पानी की व्यवस्थाएं या रुकने के लिए कुछ ऐसे जो सेटअप पॉइंट बने देखे हुए थे? सेटअप पॉइंट में देखिए, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। अगर किसी को दर्द भी है ना, तो सिंगल आपको पेन किलर भी नहीं मिल रहा है रास्ते में। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सेक्रोलाइटिस, फिर भी मेरे को ना एक पेन किलर नहीं मिला। सरकार की तरफ से प्रयास तो पूरा किया जा रहा, लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। जरूरत इस बात की भी है कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, उस एडवाइजरी का पालन श्रद्धालुओं को भी करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केदारपुरी में जो परिस्थितियां बनती है, खासतौर पर जो अचानक यहाँ मौसम बदलता है और उस मौसम बदलने के बाद जो यहाँ के हालात होते हैं, उन हालातों से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में प्रशासन की तैयारियां तो अपने स्तर पर जारी है, लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां पूर्व में की जानी चाहिए थी, मंदिर समिति की तरफ से जो तैयारियां यहाँ पर की जानी चाहिए थी, उन तैयारियों पर उतना असर यहाँ पर देखने नहीं मिला। बाबा केदार की चल विग्रह डोली भी केदारनाथ पहुंच चुकी है और इस दौरान मंदिर प्रांगण केदारनाथ के जयकारों से गूंजमान हो गया है और मंगलवार को बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, जिस कारण मौसम खराब होने की एडवाइजरी जारी होने के बाद भी श्रद्धालु निचले इलाके में रुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में मौसम को देखते हुए केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या सरकार की तरफ से लगातार बैठक करके निर्देश देने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही? क्या अधिकारी सीएम के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? क्या बैठकें सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी? अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, केदारनाथ। देवभूमि उत्तराखंड में आजकल हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। चार धाम की शुरुआत होते ही श्रद्धालु हिमालय की ओर बढ़ते लगे हैं। यात्रा को लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा।
केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इन यात्रा के लिए विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर पीछे आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर रवाना हो चुके हैं, घोड़ों पर जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु पैदल यहाँ पर चल रहे हैं। जो धाम के जो विभिन्न पड़ाव है उन धामों के विभिन्न पड़ावों पर लोगों की सुविधा के लिए लोग जो यहाँ पे यात्रा मार्ग से जुड़े, जिनका व्यवसाय इस यात्रा मार्ग से जुड़ा हुआ, उनके टेंट यहाँ पर लग रहे हैं, वो भी अपनी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ये कह सकते हैं कि कुछ घंटे बचे हुए हैं केदारनाथ की यात्रा जो शुरू होगी। कल 25 अप्रैल को विधिवत रूप से सुबह केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुल जाएंगे और धामों के विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों के लिए भी पूरी जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को जागरूक करने का काम किया गया। इस बार ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए इस बार प्रकृति के वो रमणीक सुंदर नज़ारे इस समय मौजूद है। जो चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी हुई है, रास्ते में भी उन्हें बर्फ के नज़ारे यहाँ पर मिलेंगे और वो पूरा प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं ताकि उस केदारनाथ धाम की यात्रा का विधिवत रूप से मजा ले सकें, प्रभु के दर पे पहुँचने से पहले प्रकृति के नज़ारे यहाँ पर ले सकते हैं। तो विभिन्न पड़ावों पर तैयारियाँ भी हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं वो भी केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द ही वो लोग भी धाम में पहुँच पाएंगे और कल सुबह जब कपाट खुलेंगे, धाम के कपाट खुलेंगे तो उस समय उन सभी लोग मौजूद रहेंगे। जय जयकारों के साथ भगवान भोले से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करेंगे। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, लिंचोली। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।